चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक एंड मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इट वाज नॉट इजी बट फाइनली वी सक्सीडेड ब्लैंक फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है और आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इट वाज नॉट इजी, आपको क्या दिया गया है? इट वाज नॉट इजी, यह आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार हमने समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में सफल रहे। आखिरकार हम समस्या का हल खोजने में सफल रहे, ये इसका मतलब है। ढूंढने में मेरा दोस्तों क्या आ रहा है? आखिरकार हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में आ रहा है, और में मेरा सेंटेंस आ रहा है, तो में के लिए हमारा क्या लगेगा? इन लगेगा। 75% मैं आप लोगों को बता दूं, ध्यान दीजिएगा, 75% केसेस हैं जिसमें सक्सीडेड के साथ जो है आप लोग का इन लगता है। सक्सीडेड इन, इसको आप याद रखिएगा। 75% ऐसा केस है जिसमें सक्सीडेड के साथ आपका इन का यूज किया जाता है, तो इसलिए आपका यहां पर राइट आंसर इन हो जाएगा। समझ में आ गया? फॉर का मतलब होता है के लिए। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में, ठीक है ना, आखिरकार हमने जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यानी समस्या का हल खोजने में सफल रहे। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? अब आप सबको समझ में आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ाएंगे आज, आप बार बार मत कहिए। हम आपको मेरे प्यारे साथियों मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, इस पूरे बैच में मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। चलिए बस, लेकिन मैं एक एक को समझा कर आगे बढ़ूंगा, तो प्लीज आप साथ दीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखिए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही स्पेलिंग बताइए। मतलब दोस्तों क्या है? सही स्पेलिंग बताइए। सही स्पेलिंग, सेपरेट, सक्सेसफुल, सीज, सुपरफिशियल। तो आपको बताते हैं इसमें राइट स्पेलिंग कौन सी है, मतलब एक्यूरेट एंड करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? सेपरेट वाली जो स्पेलिंग है बिल्कुल राइट है। सेपरेट का मतलब होता है दोस्तों आपका पृथक, यानी कि अलग, एक एक चीज। सेपरेट का मतलब आपका क्या होता है? पृथक होता है और आपका अलग होता है। सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यूपीएसआई की क्लासेस मॉर्निंग में चलेंगी, ओके। चलिए, तो आपका सेपरेट का मतलब होता है पृथक करना, मतलब अपार्ट, नॉट कनेक्टेड। सक्सेसफुल की स्पेलिंग गलत है, इसकी सही स्पेलिंग होगी SU, ध्यान दीजिएगा, SU डबल C बनता है, ESSFUL। तो स्पेलिंग आप लोग यहां पर याद रखिएगा, स्पेलिंग क्या है? SUCCESSFUL। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। सीज की स्पेलिंग भी गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? SEIZE। सीज मतलब क्या होता है? जब्त करना होता है, सीज कर दो, इसकी दुकान सीज कर दो। सीज मतलब होता है जब्त करना होता है। और सुपरफिशियल ये भी गलत है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? आइए आपको बता दें, सुपर, SUPER, सुपरफिशियल, FICIAL। सुपरफिशियल का मतलब होता है छिछला या उथला, इसका मतलब आपका दोस्तों क्या होता है? उथला। उथले का मतलब होता है ओनली ऑन द सरफेस नॉट डीप, ओनली ऑन द सरफेस नॉट डीप। हाँ, मांटू साहू जी मैथ भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, जीके भी पढ़ाएंगे, ठीक है? क्या आप सब लोग सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे? हाँ, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हम अब इस क्लास में सब कुछ विद डायग्राम आपको समझाने वाले हैं। तो बस आप लोग अपने क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, टाइम टेबल सेट रहेगा आप लोग का। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो क्लास रेगुलर बेस पर आपको इसी टाइम पर मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, देखिए ये है क्वेश्चन। वी ट्राई टू कीप एब्रेस्ट ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट बट हैव गेन लाइफ, ये ब्लैंक है, ब्लैंक एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग देम। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले सेंटेंस के मतलब को समझेंगे, ओके ना।
सबसे पहले हम लोग सेंटेंस के मतलब को समझेंगे। मतलब इसका क्या है, हम नए उपचारों के बारे में, हम जो न्यू ट्रीटमेंट होते हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम नए उपचारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बट हैव गेन लिटिल, लेकिन उनका उपयोग करने का हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस? सिस्टमैटिक, प्रैक्टिकल, ऑर्डरली या डोएबल। अब मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, यहां से हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। सपोज दैट आप लोग किसी का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो और अगर आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, अगर हम एनेस्थीसिया की बात करें जिसमें लोग को बेहोश किया जाता है और फिर उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसके बाद वो कितनी टाइमिंग के बाद उठेगा तो इसका कोर्स वगैरह किया जाता है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि केवल पढ़ लिख कर कुछ नहीं होने वाला। देखिए, अगर हम केवल पढ़ लिख कर जो है ऑपरेशन करने चलेगा तो कैसे काम चलेगा? जब तक हमको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो यहां पर वही समझाया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो जब हम नए ट्रीटमेंट को सीखते हैं, तो जब हम नए ट्रीटमेंट को करने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब इस चित्र को देखिए, ये चित्र आप लोग के सामने आपको दिया गया है। आपको यहां पर ईडीएम फ्रेज बताना है। तो मेरे सभी प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडीएम। तो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये दोस्तों देखिए, ये है गाड़ी है और इस गाड़ी से दोस्तों पहले क्या है, ये घोड़ा दे रखा है। तो दोस्तों घोड़े से पहले अगर गाड़ी लगा देंगे तो क्या होने वाला है? अगर हम गाड़ी को आगे और घोड़े को पीछे बांधते हैं तो इससे क्या होने वाला है? आप लोग मुझे दोस्तों बताइए, बिल्कुल ध्यान से चित्र को समझिए। इसका मतलब होता है उल्टा काम करना। ओके ना? तो घोड़े से पहले हमने गाड़ी लगा दी, घोड़े से पहले हमने गाड़ी लगा दी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है उल्टे काम करना, उल्टा काम करना। समझ रहे हैं आप लोग? उल्टा काम करना। उल्टा काम करने का मतलब होता है टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। तो राइट आंसर हो जाएगा टू डू लास्ट थिंग फर्स्ट। तो लास्ट वाली चीज पहले लगा देना, लास्ट वाली चीज पहले लगाना, इसका मतलब होता है उल्टा काम करना। तो इसको कैसे लगाना चाहिए? कायदे में दोस्तों ये क्या होता है? कायदे में अगर दोस्तों आपको मैं बता दूं, घोड़ा आप लोग का जो होता है, यहां से घोड़ा आप लोग का आगे होता और ये जो गाड़ी आप लोग की दोस्तों गाड़ी आप लोग के पीछे होती, तब तो ये ठीक था, आप लोग का सही लग रहा था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, घोड़े को उठाकर आगे लगा दिया और गाड़ी को उसके पीछे लगा दिया। तो ये क्या कर दिया इन्होंने? उल्टा काम कर दिया। समझ गए आप लोग? तो इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। उल्टे काम करना होता है टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। चलिए अब बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, ये है आपका अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है आ सेंटिमेंटल। क्वेश्चन आपको दिया गया है आ सेंटिमेंटल, लॉन्गिंग और विस्टफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द लास्ट पास्ट, इन द पास्ट। तो क्या होगा? ये आपको दिया गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये वर्ड आप लोग को दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, इसका मतलब दोस्तों क्या है? चलिए दोस्तों, इसका मतलब आप लोग को समझाते हैं। घर की याद जो रोग बन जाए या भूतकाल की किसी अवधि की याद वह इच्छा की वापस लौट आए। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहां से एक तरीके से सेंटिमेंटल लॉन्जिंग विस्टफुल अफेक्शन, जिसमें आप लोग को पास्ट की यादें आती हैं, पुरानी यादें जो है ताजा हो जाती हैं, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ओके ना? नॉस्टैल्जिया, सॉरी, नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है विषाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉस्टैल्जिया। ये दे रखा है, विषाद दे रखा है। अब आप इस डायग्राम को यहां पर देख सकते हैं, ये एक लड़की बैठी हुई है और ये अपने पास्ट के विषय में सोच रही है। ये अपने पास्ट के विषय में सोच रही है कि वो भी क्या दिन थे। या फिर ये बाहर आई हुई है तो इससे अपने घर की याद आ रही, 4-5 साल से बाहर रहकर पढ़ाई कर रही है। तो भूतकाल की किसी अवधि को याद रखना, या फिर यह इच्छा कि वह वापस लौट आए, या फिर दोस्तों इससे देखकर आप ये भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो बैठी हुई है ये सोच रही क्या पता वो वक्त मेरा वापस लौट कर आ जाएगा, वह इच्छा कि वो फिर से लौट आए, वापस लौट आए। तो एक तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है नॉस्टैल्जिया। दोस्तों अब आपको बताएंगे पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? पैराडाइज का मतलब आपका होता है स्वर्ग होता है। पैराडाइज, जन्नत, स्वर्ग, हेवन, अ परफेक्ट प्लेस। ओके ना? अ परफेक्ट प्लेस। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, सामंजस्य बिठाना। हार्मोनी का मतलब दोस्तों क्या होता है आप लोग के यहां से? सामंजस्य। ध्यान से एक एक पॉइंट को देखेंगे।
हार्मोनी का मतलब आपका सामंजस्य होता है, यानी कि आ स्टेट ऑफ एग्रीमेंट और पीसफुल एग्जिस्टेंस टुगेदर। मतलब आपके और हमारे बीच में, मतलब दोस्तों ये आप हो गए और ये हम हो गए, आपके और हमारे, हम दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए और आपको जो समझ आ रहा है उसको मुझे समझाना चाहिए। मतलब साथ में हर एक चीज को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से समझौता कर लेना, सहमति व्यक्त करना, जो हम बताएं आपको समझ में आए, जो आप हमसे पूछे उसको हम समझा पाए, तो इसको बोलते हैं हार्मोनी, सामंजस्य। और रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का मतलब आपका होता है अनुस्मरण, अनुस्मरण, इसको भी नोट करेंगे, अनुस्मरण। इसका मतलब आपका क्या होता है, द एबिलिटी टू रिमेन, ठीक ना, द एबिलिटी टू रिमेंबर, याद करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखेंगे दोस्तों। एक बार फिर से आपके सामने ईडीएम दिया गया है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो साथियों क्लास को लाइक करते रहिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए बताइए, इन द निक ऑफ टाइम, ये एक ईडीएम है। आप इस चित्र को देखिए दोस्तों, एक ट्रेन जा रही है दोस्तों, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है बिल्कुल, और बिल्कुल ये जो है व्यक्ति जैसे इस पर चढ़ा, ट्रेन की स्पीड बहुत स्पीड में बढ़ गई। अगर ये इस मूवमेंट पर नहीं चढ़ पाता तो ये ट्रेन छूट जाती। तो इस चित्र को देखकर ध्यान से समझिए, इन द निक ऑफ टाइम। देखिए निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एंड, मौके पर, तो इसका मतलब आपका क्या होता है, एंड मौके पर, एंड मौके पर। ये ट्रेन यहां पर जा रही है, लेकिन अगर एक भी सेकंड गड़बड़ होता तो ये गेट बंद हो जाता, ये ट्रेन जो है चली जाती यहां से। एक सेकंड का फर्क था, सिर्फ एक सेकंड का। तो इसका मतलब आपका होता है एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट, ओनली जस्ट इन टाइम। तो एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट, अंतिम क्षणों पर या अंतिम समय में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट। समझ में आ रहा है आप लोग को, ध्यान रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इफ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट, इफ सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया गया है। एक सेंटेंस आपको दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि इज लर्न टू प्ले की जगह पर क्या आएगा। ओके चलिए देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें ये अंडरलाइन रखिए, इज लर्न टू प्ले, यहां पर क्या आएगा, वॉज लर्निंग टू प्ले, इज लर्निंग टू प्ले। देखिए अब आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहां पर जो सेंटेंस है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, जो वाक्य होता है प्रेजेंट में है। ये जो सेंटेंस आप लोग का है द गिटार दीज डेज, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, नोट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद अगर आपका एज होगा, एम होगा या आर होगा, फिर वो आता है, एज एम आर आता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, आईएनजी आ जाता है, ओके ना। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट दे रखा है सोनिया, एज लगा हुआ है, ओके ना। ये आपको लर्न दे रखा है जो कि गलत है, लर्निंग हो जाएगा। ओके आगे टू प्ले दे रखा है, टू प्ले हो जाएगा, क्योंकि भाई लर्निंग और प्लेइंग कर नहीं सकते, जैसे लर्निंग प्लेइंग, ये गलत दे रखा है आपको। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट दे रखा है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द गिटार दीज डेज। तो सेंटेंस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखिए दोस्तों। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हाँ रोशन जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन पेपर है और आज का जो मैं पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ये पेपर आपका जो है 16/8/2019 शिफ्ट 1 का है। जो मेरे पास पेपर है ये 16/8/2019 शिफ्ट 1 का पेपर है। इस पेपर को हम लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, अब आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो सही स्पेलिंग क्या होगी, चलिए बताइए। अनडाउटली, यूनिक, अनफॉरगेटेबल, अनफॉर्चुनेटली। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। ये स्पेलिंग बिल्कुल राइट है, अनफॉर्चुनेटली। इसका मतलब होता है दुर्भाग्य से, इसका मतलब दोस्तों आपका क्या होता है, दुर्भाग्य से। यानी कि यूज टू से दैट समथिंग इज सैड, डिसअपॉइंटिंग और हैज अ बैड इफेक्ट। फिर यूनिक स्पेलिंग गलत रखिए, UNIQUE, ये होता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है आदित्य। यूनिक का दोस्तों मतलब आपका क्या होता है, ध्यान से समझकर नोट कीजिए एक एक पॉइंट को। आदित्य, यूनिक का मतलब होता है आदित्य, यानी बीइंग द ओनली एग्जिस्टिंग
वन ऑफ इट्स टाइप, अनयूजुअल, जो दूसरा बना ही नहीं है। अनफॉरगेटेबल गलत दे रखा है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है आपके यहां से? यू एन, अन, फॉरगेट, ओके ना, अन FORGET, अनफॉरगेटेबल। तो फिर आगे TABLE, अनफॉरगेटेबल। तो ठीक ना, अनफॉरगेटेबल का मतलब क्या होता है? अविस्मरणीय, मेमोरेबल, इंडेलिबल। तो इसका मतलब क्या होता है आपका? यहां से सभी लोग नोट करेंगे, अविस्मरणीय, अविस्मरणीय यानी कि अनफॉरगेटेबल। फिर आपको दिया गया अनडाउटली, गलत दे रखा है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? अनडाउट। तो अनडाउट, अनडाउट, DOUBT, अनडाउट, ठीक है ना, अनडाउटेडली। तो ED, देखिए दोस्तों, UNDOUT लिख रखा है, डाउट गलत रखना। फिर हमारा EDLY, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी, आपको तो कोई डाउट नहीं है? हाँ, वेरी गुड। बस ऐसे ही आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक पॉइंट को समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, आपको सिनोनिम बताना है। एफ्लुएंस, सबसे पहले हम आपको इसका मतलब समझाते हैं, तब तक आप लोगों में से कोई हमें बता देना कि एफ्लुएंस का इन चारों विकल्पों में से सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हम बताएंगे एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि, ओके। तो नोट कर लीजिएगा, एफ्लुएंस का मतलब आपका समृद्धि होता है, एक तरीके से अमीरी होता है। तो द स्टेट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, एक तरीके से वेल्थ होना, संपत्ति होना, मनी होना, पैसा होना, रुपया होना, धन दौलत होना, अमीर होना, समृद्धि का प्रतीक है एफ्लुएंस। बाकी आपको दिया गया हार्डशिप, ये कठिनाई होता है। पॉवर्टी, गरीबी। बैंकरप्टी, ये आपका दिवालियापन होता है, यानी इनएबिलिटी टू पे व्हाट यू ओ, दिवालियापन। ये एक नया वर्ड है जो आपके बैंकरप्सी इसको बोलते हैं हम लोग, यहां से इसको याद रखिएगा, दिवालियापन, दिवालियापन। दिवालियापन का मतलब ये होता है जैसे कि आप जब अपना कर्जा चुका नहीं पाते, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्ज को चुका नहीं पाता है, उसको बोलते हैं बैंकरप्सी, यानी दिवालियापन, दिवालिया हो गया वो, अब वो अपना कर्जा चुका नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इफ देयर इज नो नीड, मतलब ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आई हैड फर्स्ट गोन टू श्रीनगर विद माइन फैमिली। तो यहां पर विद माइन फैमिली की जगह पर क्या आएगा, ये बताना है। ये अंडरलाइन यहां पर दे रखी है, इसमें बना ही है। अंडरलाइन की अगर हम बात करेंगे तो अंडरलाइन मेरी यहां पर बनी हुई है। चलिए बताइए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आई हैड, सेंटेंस को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, प्लीज सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। आई हैड फर्स्ट गोन टू श्रीनगर विद माइन फैमिली इन 1961। तो आपका विद माइन फैमिली की जगह पर क्या होगा? जब आपका आगे आ रहा है नाउन, फैमिली आ रहा है, ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे आप लोग का जब फैमिली आ रहा है और माइन हमारा ऑब्जेक्टिव है, मी या माइन कर लो, तो इससे पहले हमारा पॉसेसिव आ जाएगा। क्या आता है? नाउन से पहले हमारा जो सेंटेंस आएगा वो पॉसेसिव केस में आएगा। तो आई सब्जेक्टिव केस होता है, माई पॉसेसिव होता है, और मी या फिर माइन ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो माइन ऑब्जेक्ट में आता है, माइन ऑब्जेक्ट में आता है, तो यहां पर मेरा क्या आएगा? पॉसेसिव केस आ जाएगा। तो यहां माई फैमिली आना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? कोई डाउट? तो माई एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, माइन एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। माइन क्या है? माइन एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो आएगा नहीं, तो माई का एक नाउन से पहले प्रयोग किया जाएगा। तो फैमिली से पहले आपका क्या आएगा? माई आ जाएगा, विद माई फैमिली। ओके, डाउट क्लियर हो गया? विद माई फैमिली, आप भी मेरी फैमिली है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन। हाँ, जैसे माइन वाला कुछ लोग पूछ रहे होंगे, जैसे मैंने यहां पर लिखा है दोस्तों, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब मेरी बात को, दिस इज माई बुक, ओके ना, इस चीज को मैं लिखूंगा दिस बुक इज माइन, ओके ना। जैसे यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है। अब इन दोनों का मतलब देखो, इसका मतलब क्या है? यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, पढ़ लीजिए आप, क्या दिक्कत है। और इसका मतलब क्या? दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो इसमें दोस्तों माइन क्या आ रहा है? हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या एज अ ऑब्जेक्ट में आ रहा है, और इसमें जो मेरा माई आ रहा है ये नाउन से पहले आ रहा है एज अ पॉसेसिव। तो ये पॉसेसिव में है और ये आपका ऑब्जेक्टिव में है, ये आपका पॉसेसिव में है और ये आपका ऑब्जेक्टिव में है। ओके, चलिए, यह मेरी है, दिस इज माइन। चलिए दोस्तों, फिलहाल अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखेंगे। रीजनिंग,
रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसको देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब कथन, जैसे कथन में आपको दे रखा है कि कुछ भोर रातें हैं। देखिए दोस्तों, कथन में आपको दिया गया कि कुछ भोर रातें हैं, कोई रात दोपहर नहीं है, कोई भोर गोधूली नहीं है। अब हमने आप लोग को पढ़ाया था कि अगर सभी होता है, सभी वाले को ए मानते हैं, अगर सभी पॉजिटिव में है, अगर आपका कुछ दिया गया है तो हम लोग आई मानते हैं, ओके। अगर आपका कोई और आगे नहीं लगा हो तो उसको ई मानते हैं। अगर आपका कुछ लगा हो कि कुछ एक्स वाई नहीं है और नहीं लगा हो उसको ओ मानते हैं। बस ये 4 नाम याद रखिएगा। ए, इसको ए बोलेंगे, सभी है, सभी एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है आई, कोई एक्स वाई नहीं है ई, कुछ एक्स वाई नहीं है ओ। बस ये याद रखिएगा। और जो लोग सभी प्यारे मित्रों, क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो कैसे आप लगा सकते हैं, आइए देखिए और बताइए। तो कथन रखे कि कुछ भोर रातें हैं, ये आई है, कोई रात दोपहर नहीं, आपका ईद रखा है, और कोई भोर गोधरी नहीं, ये भी आपको ईद रखा है। अच्छा दोस्तों, फॉर्मूला जो हमने आप लोग को पढ़ाया है आई प्लस ई, दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आई प्लस ई बराबर आपका क्या होता है, ओके। आई और ई बराबर आपका क्या होता है, आई और ई मिलकर ओ बनता है। तो ये आपका आई है, कुछ भोर रातें हैं और कोई रात दोपहर नहीं है। तो पहले वाले का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले का सब्जेक्ट कैंसिल कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा कुछ भोर दोपहर नहीं है। तो ओ में मेरा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ में आंसर ये आ जाएगा कि कुछ भोर, कुछ भोर, फिर आगे इसका आ जाएगा दोपहर नहीं है, दोपहर नहीं है, ये मेरा आना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आ क्या रहा है, कुछ गोधली रातें हैं। अब गोधली रातों का कोई कनेक्शन नहीं है, दोपहर अलग है, भोर अलग है, दोपहर यहाँ पर है, भोर यहाँ पर, लेकिन कह रहा है कुछ भोर दोपहर नहीं है, नहीं वाले में कैसे है हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा कि ना तो मेरा पहला वाला सही है और ना ही हमारा दूसरा वाला सही है। चलिए, सभी को आवाज क्लियर आ रही है, जो राइट, ओके, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब आप लोग को पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। देखिए, कभी भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर आपने प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आप लोग के जो है एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, शाबाश मेरे शेरों। ये आपका डॉट लगा है पहला, फिर डॉट मेरा यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया, फिर यहां पर आ गया। अब की बार ये डॉट कहां पर आएगा, इसको देखिए, ओके। देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा ये 1 नंबर पे आ गया, ये 1 नंबर पे आ रहा है। फिर दोस्तों हमारे यहां से दोस्तों 1 नंबर और 2 नंबर, ये 2 नंबर पे आ गया। फिर यहां से हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 पर आ गया। अब यहां से हमारे यहां पर 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो 4 नंबर पे कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा लास्ट में। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। पहले हमारा क्या हुआ दोस्तों, पहले हमारा बड़ा यहां से 1 स्टेप आगे, फिर 2 स्टेप आगे, फिर 3 स्टेप आगे, अब की बार सीधे जाएगा 4 स्टेप आगे। तो ऐसे आप लोग का चल रहा है, 4 स्टेप आगे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा, इसको लगाइए। ये आप लोग को क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है आप लोग को? तो ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ और एच, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं दोस्तों। 8 लोग आपको दिए गए, 8 लोग हैं। इन 8 लोगों के नाम है हमारे यहां से एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच, ये 8 लोग हैं। और ये 8 लोग जो है व्रत के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये 8 लोग एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ये 2 लोग, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 8, तो ये इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब सबसे पहले आप लोग पढ़िए क्या रखा है। सबसे पहले रखा है कि एम के बाएं तीसरा, टी के दाएं दूसरा पी है। दोस्तों बिल्कुल ध्यान से हर एक स्टेप को पढ़ेंगे।
एम के बाएं तीसरा, एम के लेफ्ट में आप लोग का तीसरा है। तो अगर मैं यहाँ पर एम मान लेता हूँ, मान ली मैंने एम मान लिया एम, तो एम के लेफ्ट में तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ये तीसरा जो है। टी के दाएं दूसरा है, अच्छा टी के दाएं, तो टी मेरा यहाँ पर, तो टी के दाएं दोस्तों दूसरा हो जाएगा, तो दाएं पहला और दूसरा। यहाँ पर कौन है, पी है। ध्यान से एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। तो आपको क्या दे रखा है, कह रहा है कि एम के बाएं तीसरा, तो एम के लेफ्ट में तीसरा नंबर, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो पी है। और टी के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा कौन है, पी है, तो मैंने पी यहां पर लिख दिया। अब आगे पढ़िए, पी के दाएं दूसरा एन है, पी के राइट में दूसरा आप लोग का कौन है, वो एन है। तो अगर ये पी अगर आपका इधर बैठा हुआ है तो इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। तो राइट में आप लोग का कौन बैठा हुआ है, ध्यान देंगे, एन बैठा हुआ है। तो ये पहला और ये दूसरा, तो यहां पर क्या आएगा, एन आ जाएगा। तो राइट में पी के राइट दूसरा, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, तो कौन बैठा है, एन बैठा हुआ है। चलिए, डब्ल्यू के दाएं दूसरा आर है, डब्ल्यू के दाएं दूसरा आर है। अब ये जगह बची है, ये जगह बची है, डब्ल्यू मैंने यहां पर लिखा, दाएं ये हो जाएगा, यहां पर पहला टी है, दूसरा आर है, आर हो गया। एम के दाएं दूसरा डब्ल्यू है, एम के दाएं दूसरा, तो ठीक है, एम के दाएं दूसरा डब्ल्यू है डब्ल्यू, पहला और दूसरा डब्ल्यू है। चलिए, एफ पी का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भैया एफ जो है पी के पास नहीं आएगा, तो पी का जो पड़ोसी वो एफ नहीं है, तो एफ मेरा यहां पर नहीं आएगा, तो बचा क्या, बचा मेरा एफ यहां पर आ जाएगा। अब दोस्तों रह क्या गया, हमारा एम हो गया, एम हो गया, एन हो गया, एन हो गया, पी भी हो गया, आर है, आर भी है, ये आर दे रखा है, टी है, टी भी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एफ हो गया, एच रह गया, एच, तो एच मेरा यहां पर आ जाएगा। तो ये मेरा बन गया एच। अब आपको ज्ञात करना है कि पी के ठीक दाएं कौन है, तो ये आपका पी है, ये पी है, तो पी का राइट इसमें ये होगा और पी का लेफ्ट ये होगा, तो पी के राइट कौन है, तो पी के एकदम राइट आपका कौन है, ये एच है। तो अगर आपका आंसर यहां पर एच आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो क्लास में जिसका भी आंसर यहां पर आ रहा है एच, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना ऐसे प्रश्न में। अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी की तो ये प्रश्न सही होते होते भी आपका गलत हो जाएगा और टाइम अलग बर्बाद होगा। इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और हर एक स्टेप को पढ़ने के बाद चित्र में उन वैल्यू को इनपुट कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरीके से संबंधित जैसे दूसरा पद पहले से आपका संबंधित है। आइए देखिए, बकेट, बकेट को लिखते हैं DSEIGR, तो बोनस को क्या लिखेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया बकेट, BUCKET, बकेट को क्या लिखते हैं हम लोग यहां से, DSEIGR। लॉजिक दोस्तों आपका क्या, लॉजिक BCD प्लस का 2, STU -2, CDE प्लस का 2, IJK -2, EFG प्लस का 2, RST -2। तो लॉजिक दोस्तों आपका क्या, लॉजिक है +2 -2 +2 -2 +2 -2, ये आपका लॉजिक है। इसी लॉजिक को फॉलो करेंगे बोनस में, तो B से 2 स्टेप आगे CD आ जाएगा, यहां पर भी D है, सब जगह D दे रखा है। अब O से 2 स्टेप पीछे, ओके ना, MNO, तो दोस्तों O से 2 स्टेप पीछे आपका क्या आएगा, M आ जाएगा। तो ये गलत, P वाला गलत और ये S वाला गलत, तो M आ गया, यहां पर भी M आ गया। फिर N से 2 स्टेप आगे NOP, यहां पर P है, यहां पर नहीं, गलत हो गया। तो आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ओके, तो जिन लोग का भी आंसर C आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग को बताना है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, विषम को चुनिए। दोस्तों एक हिरन है, एक भेड़ है, एक गाय और एक गधा है। अच्छा यहां पर आपको बताना है सबसे ऑड क्या है, ऑड बताना है, फाइंड ऑड। हिरन को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हिरन दे रखा है यहां पर हिरन को छोड़कर बाकी जो पशु हैं उनको पशु उत्पाद के लिए या भार ढोने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होती है, गाय से दूध मिलता है, और जो गधा है ये बोझ ढोने के काम में आता है। तो ये सभी हमारे काम में आने वाले जीव जंतु हैं यहाँ पर जो आपको दिया गया है। जबकि हिरन ये आपका सबसे अलग हो जाएगा, बाकी सभी से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, जैसे कि पशु उत्पाद है, कोई भार ढोने के काम में आ रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है। तो सबसे अलग आपका क्या हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, गधा नहीं होगा। आंसर आपका हिरन आ जाएगा। बाकी इन सबका उपयोग है, हिरन का उपयोग है नहीं, तो आपका राइट आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको क्या दिया गया है, इसको देखिए। एक सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में आप लोग को अगला स्टेप ज्ञात करना है, क्या आ जाएगा। देखिए दोस्तों 1440 240 48, यहां पर क्या आएगा पता नहीं हमें, फिर 4 फिर 2। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से
स्टेप बाय स्टेप समझेगा। 1440 को हमने डिवाइड कर दिया है किससे, इसको डिवाइड किया है 6 से, तो क्या मिलेगा 6 दूनी 12, 13 14, 6 चौक 24, 0 को 0, 240 आ गया। 240 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 गया, 5 अट्ठे 40 आ जाएगा, 48 आ गया। अब इस 48 में क्या करेंगे, 48 को 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर मेरा 12 आ जाएगा। फिर इस 12 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पर लाइन खींच रहा बीच में, तो भाई 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। तो लॉजिक दोस्तों क्या है, पहले 6 से डिवाइड करा, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया और फिर 2 से डिवाइड किया। इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 आएगा। यहाँ पर मेरा कन्फर्म आंसर 12 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा और मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अब लेकर चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार एक कागज को टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच किया जाता है, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से इंगित कीजिए कि खोलने पर कौन सा दिखाई देगा। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले आप लोग ये ब्लैक पार्ट दे रखा है, ये जो एक बॉक्स में थोड़ा इसको क्लियर करता हूं आप लोग को। इस तरीके से बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को 4 बार मोड़ा जाता है और हम इसका चौथाई वाला हिस्सा दिखा रहे हैं आप लोग को। ये जो आपको दिया गया, ये जो है हमारा पार्ट ब्लैक है, ये वाला पार्ट मेरा ब्लैक है। यहाँ पर मेरा इस तरीके से जो है ट्रायंगल शेप में दे रखा है, ये ट्रायंगल शेप में दे रखा है आप लोग को, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है एक तरीके से। एंड यहाँ पर आप लोग को क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया बीच में, इस तरीके से बीच में आप लोग जो है ब्लैक ट्रायंगल दे रखा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब इस पेपर को ओपन करेंगे तो ये पेपर कैसा खोलने पर दिखाई देगा, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मेरा यहाँ पर भी इस तरीके से बन जाएगा, ये ट्रायंगल मेरा इधर भी ट्रायंगल बन जाएगा, और ये जो मेरा बॉक्स है इधर कंप्लीट होगा, ये वाला बॉक्स मेरा इधर ही बन जाएगा, इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। लेकिन ये जो चीज आप लोग की है यहाँ पर आप लोग की कैसे दिखाई देगी, इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से। तो ये जो चीज है यहाँ पर ऐसे दिखाई देगी, और ये जो ट्रायंगल सीधे हैं यहाँ पर उल्टे ट्रायंगल बनेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो ये आपका बन रहा है सी वाले में। ये किस में बन रहा है आपका, सी वाले में है। क्यों भाई साहब, क्योंकि ये देखिए आप लोग, यहाँ ट्रायंगल देखिए कैसा है, उल्टा है, यहाँ पर भी उल्टा है, गलत हो गया। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल कैसे सीधे हैं, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, गलत हो गया। कैसे दे रखे हैं, दोनों एक जैसे? नहीं भैया, एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो केवल आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। तो अगर आपका आंसर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कंप्लीट फिगर की। कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर, कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर, इसको कंप्लीट कीजिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। इसको देखिए, अब फिर से आपके सामने एक चित्र दिया गया है और इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए देखते हैं भाई साहब इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है आपको। देखिए दोस्तों, यहां पर आप इसको अगर देखेंगे तो ये चीज हमारी क्या है, ये जो कोना है ऊपर साइड में आ रहा है, इसमें दोस्तों ये जो कोना है नीचे साइड में आ रहा है, इसमें ऊपर साइड में दोस्तों, तो नीचे साइड में क्या आएगा, इस तरीके से ये जो हमारा कोना होगा यहां पर नीचे साइड में आपका आएगा इस प्रकार से कुछ, जैसा कि इसमें दिखाई जा रहा है, इसमें दिखाई जा रहा है, और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये ऊपर कर दिया इन्होंने और ये पीछे कर दिया, तो ये दोनों गलत हो गए। पहली चीज तो हमने इसको समझा। फिर मेरे यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ये 3 पॉइंटों से आप लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो मेरे अब यहाँ पर 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंटों से आप लोग यहाँ पर इनको जोड़ना है। तो इसको मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पर ये ऊपर है तो मैंने इसको ऊपर से जोड़ दिया। ओके, ये जो चीज मेरे यहाँ पर इस तरीके से जुड़ी, मैंने इसको, इस चीज को मैंने इससे जोड़ दिया। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो पॉइंट मेरा यहाँ पर, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला दिया। तो ऐसा डायग्राम आप लोगों को जो बन रहा है यहाँ पर, कहाँ बन रहा है, इसमें तो है नहीं, क्योंकि ये चीज हमारे देखिए यहाँ से जुड़नी चाहिए थी, जो कि गलत हो गई। ये वाला हो जाएगा डी वाला। तो इसका कंफर्म जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साथियों क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो ये सारी क्लासेस आप लोग को टाइम से मिलती रहेंगी। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरीके से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित होगी। चलिए देखिए, तो आपको दे रखा है 735, 612, 476। अगला स्टेप क्या होगा इसको बताइए। अब 735 से हमारा जो आ रहा है 612 आ रहा है। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस 5 में 2 गया 3, 3 में 1 गया 2, 7 में 6 गया 1। डिफरेंस मेरा 123 का है। तो 476 में 123 का डिफरेंस निकाल लीजिए। 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5 और 4 में 3 गया 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 353 हो जाएगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो रहा है, 353 आ जाएगा।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। j बराबर 10, जैम बराबर 130, तो जार का कोड क्या होगा, ज्ञात कीजिए। सभी लोग बताइए भाई साहब, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे और इसका जवाब देंगे कि आखिरकार राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जानते होंगे इजॉटी को, EJOTY। ई मेरा 5 नंबर पे आता है, जे आता है 10 नंबर पे आता है, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और वाई 25 पर आता है। ये हमारा क्या है, अल्फाबेटिकल यानी कि ABCD को याद करने की टेक्निक है कि ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे याद करने की टेक्निक है इजॉटी। E5, J10, O15, T20, Y25, ये तरीका है। अब हमको दे रखा है J10, हम मान लिए। जैम को एक बार चेक करेंगे, जैम को JAM, तो J आता है 10 नंबर पे आता है, A आता है 1 नंबर पे आता है और M आता है मेरा यहाँ पर JKLM। तो देखिए मेरा M आता है JKLM, 13 नंबर पे M मिल जाएगा। इसका 130 आ रहा है, 10 एकम 10, 13 धाम 130, ये 130 हो गया। तो हमको निकालना है भाई साहब, जार का कोड निकालना है। किसका निकालना है भाई साहब, जार का कोड निकालना है। तो क्या लिखेंगे, JAR। जे आता है 10 नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पे आता है, आर देखिए आर, ओ के बाद आता है PQR, ओ है 15 पर, ओ के बाद P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, तो 15 3 18 नंबर पे R आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 एकम 18, 18 धाम 180। तो अगर आपका आंसर यहाँ से 180 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। अगर दोस्तों आप लोग का आंसर 180 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, मैं देख पा रहा हूँ सभी के आंसर 180 आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। 6 व्यक्ति है दोस्तों, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 6 व्यक्तियों की ऊंचाइयां अलग अलग है, 6 व्यक्ति की ऊंचाई जो है वो अलग अलग है। यू हमारा सबसे लंबा है। अच्छा ये चीज मालूम हो गई कि जो यू भाई साहब है ये सबसे लंबा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यू जो है आप लोग का सबसे लंबा यू हो गया, सबसे आगे यही होगा। पी लंबा है आर से, जो 5 से छोटा है। यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एस आ जाएगा, एस, यहाँ पर एस लिखिए, एस। तो आपको यहाँ पर दिया गया है आपको कि पी लंबा है आर, पी जो लंबा है वो आर से है, तो पी हमारा आर से लंबा हो गया, जो एस से छोटा है। तो भैया ये हमारा जो है यहाँ पर एस से छोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये एस से हमारा जो है छोटा हो जाएगा। तो पी है, आर है, एस से छोटा हो गया, तो हमारा जो आर है वो एस से छोटा हो जाएगा। तो एस से छोटा आर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ गलती दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर जी आ रहा है, यहाँ पर आर आ रहा है, तो क्वेश्चन में आप लोगों की त्रुटि है। पहले इस क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। आइए देखते हैं यहाँ पर कि आखिरकार सही क्वेश्चन होगा क्या। तो 1 मिनट प्लीज दोस्तों, इस क्वेश्चन को सही करते हैं, उसके बाद आप लोग लगाइएगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर तो आपको यू दिया गया है, यू हमारा सबसे लंबा है। फिर रखा है पी लंबा है आर से, ठीक है, ये भी सही रखा है, जो एस से छोटा है। तो यहां पर एस कर लीजिए आप लोग, ये 5 नहीं होगा, यहां पर एस हो जाएगा। पहले क्वेश्चन सही कीजिए। तो यहां पर आपको क्या दिया गया, एस दिया गया, तो एस लिख लिया। आर से जो एस से छोटा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, क्यों छोटा है आर से, तो यहां पर क्यों आ जाएगा, इसको सही कीजिए, जी नहीं आएगा, यहां पर क्यों आ जाएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। क्यों छोटा है आर से परंतु टी से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है। अब लगाइए, तो क्वेश्चन में थोड़ी त्रुटि दे रखी थी, यहां पर इसको सही कर लिया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहां से सही जवाब क्या होगा। आइए अब लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया यू हमारा सबसे लंबा है, हमने मान लिया कि जो है हमारा यू सबसे लंबा हो गया। फिर आगे देखिए, पी लंबा है आर से, तो पी हमारा लंबा आर से हो गया, जो एस से छोटा है, तो हमने इसको एस से छोटा बना दिया। आगे बढ़िए, क्यों छोटा है आर से परंतु टी से लंबा है, आर से छोटा है क्यों परंतु टी से लंबा है, तो टी से लंबा कर दिया इसको। ओके, तो सबसे छोटा कौन है, तो यहां पर आपका u आ जाएगा, ये p दिया गया, यहां पर आप लोग का s दिया गया। इस तरीके से ये तो कंफर्म नहीं है हमें यहां पर, क्योंकि p लंबा है r से जो s से छोटा है भैया, तो r हमारा जो है एक तरीके से s से छोटा है, तो यहां पर तो कंफर्म नहीं हो पा रही ये चीज। लेकिन हमें ये पता है सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा हमारा u है और सबसे छोटा हमारा t है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। बाकी बीच में क्या है आपका कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पर कह रहा है, कभी कह रहा है ये आर से छोटा है, कभी कह रहा है बड़ा है, तो इसलिए ये चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि टी हमारा सबसे छोटा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो ये बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा, यू सबसे बड़ा है, पी आ जाएगा, एस कंफर्म नहीं है, लेकिन इससे हमारा छोटा आर है, इससे छोटा क्यों है और इससे छोटा टी है, ये आएगी सीरीज इस तरीके से। समझ में आ गया आपको। अब तो कोई डाउट नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है ऑर्डर वाला। किस तरीके से लगाते हैं क्वेश्चन को, 39 विद्यार्थियों की एक क्लास में सतीश 9 स्थान आगे है।
अब कितने बच्चे हैं दोस्तों? 39 बच्चे हैं। 39 विद्यार्थियों की एक क्लास में सतीश 9 स्थान आगे है। किससे? अजय से। हमारे अजय से आगे है। चलिए, यदि अंत से अजय का स्थान 15वां है तो शुरू से सतीश का स्थान क्या होगा? चलिए सभी लोग लगाइए। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे, हम लोग देखेंगे अजय भाई साहब को। हमारे अजय भाई साहब जो है 15वें स्थान पर हैं। तो ए से अजय, ये अंत से मतलब लास्ट से, ये इधर से जो है आप लोग के 15वें स्थान पर है। तो अजय जो है आप लोग के अंत से 15वें स्थान पर है और सतीश 9 स्थान आगे है। इनसे दोस्तों एक स्थान, 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे आपका सतीश है। तो इनसे 9 नंबर आगे सतीश हो गया, 9 स्थान आगे सतीश हो गया। तो सतीश का शुरू से स्थान ज्ञात करना है। टोटल 39 लोग हैं। अच्छा ये रखा आपको, टोटल कितने लोग हैं? टोटल आपके 39 स्टूडेंट हैं। टोटल आपके 39 स्टूडेंट हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे अजय की पोजीशन। तो टोटल हमको पता है 39 लोग हैं। 39 में से क्या करेंगे? 15 घटाएंगे प्लस 1 जोड़ देंगे तो अजय की पोजीशन इधर से निकल आ जाएगी। तो 39 में 15 घटाइए, 9 में 5 गया 4, 3 में 1 गया 2 24 और 1 25। तो अजय की लेफ्ट साइड से जो पोजीशन है ये 25वीं आ जाएगी। 25वां स्थान अजय का है तो इसका स्थान इधर से क्या होगा? तो अगर ये 25 है दोस्तों तो ये 24, ये 23, ये 22, ये 21, ये 20, ये 19, ये 18, ये 17 और ये 16। तो दोस्तों सतीश का स्थान क्या हो जाएगा आपका? इधर से 16वां हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 16 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। समझ में आ गया आपको? देखिए फिर से देखिए आप लोग इस डायग्राम ध्यान से देखिए दोस्तों। सतीश जो है आप लोग का सतीश, ये आपका इधर से जो आपका जो अजय है ये 25 नंबर पे आ रहा है। ये 25 नंबर आ रहा है हमारा इधर से लेफ्ट टू राइट 25 है और सतीश 9 स्थान आगे है तो ये 16 नंबर है। तो 16 बात करेगा 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बीच में 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बीच में है। ये 9 नंबर आगे है, 9 नंबर आगे हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वां हो जाएगा। ठीक है ना? सभी लोग भाई साहब क्लास को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। टाइम टेबल हमने आप लोग को दे दिया है, सभी लोग टाइम से क्लास में आया कीजिए। सभी लोग आइए, मैंने सबको बताया, सबको इन्फॉर्म किया है। आप लोग की क्लास है, इसको सपोर्ट आपको ही करना है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया 28 4 9 16। तो स्टार की जगह पर क्या रखे कि आंसर आ जाए? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 28 है, 4 है, 9 है, 16 है। पहला रखिए, दूसरा रखिए, तीसरा चेक कीजिए, चौथा चेक कीजिए। तो हमारा आंसर यहां से जो आएगा सी वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो पहले डिवाइड करेंगे, ये प्लस है फिर बराबर है। तो आइए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसको देखिए, 4 सत्ते 28 प्लस का 9 इधर 16 है, 9 और 7 16 बराबर 16। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, परफेक्ट आंसर। तो अगर आपका आंसर यहां से आ रहा है तो बिल्कुल राइट आ रहा है। आप ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। ए बराबर आपको 1 दिया गया है, बी बराबर 3 है, सी बराबर 5 है, जेड बराबर 51 है। तो पल्स का कोड क्या होगा ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे ए बराबर 1 है, हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि भैया ए का मान 1 आता है, लेकिन बी तो हमारा 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर क्यों आ रहा है? आइए अब इस टेक्निक को समझिए। तो इसकी निंजा टेक्निक क्या है आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 कम 2, और इसमें से 1 घटाया, ये 1 ऐसे आ रहा है, ऐसे बी लिखा, बी आता है हमारा 2 नंबर पे आता है, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 2 नहीं 4, इसमें से 1 घटाया हमारा 3 नंबर आ गया। ऐसे सी हमारा आता है दोस्तों 3 नंबर, तो 2 इंटू 3, सी आता है 3 नंबर पे आता है, 3 2 नहीं 6, 1 घटाया हमारा 5 आ गया। ऐसी जेड हमारा आता है 26 नंबर पे, क्योंकि 26 ही तो अल्फाबेट है, तो 2 इंटू 26, तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 में घटाया 51 हो जाएगा। तो ये रखा लॉजिक, ये दोस्तों आपका कितना बड़ा, ये लॉजिक है, ये है लॉजिक। इस लॉजिक को फॉलो करते हुए हमें याद करना है पल्स का कोड। अब निकालेंगे पल्स का कोड क्या हो जाएगा, PULSE। अब P आता है 16 नंबर पे, तो 16 दूनी 32, 32 में 1 कम करें तो 31 आ जाएगा। तो 32 गलत, 34 गलत, 31 यहाँ भी है, 31 यहाँ भी है। U आता है मेरे यहाँ पर 21 ना, इजॉटी याद रखना पड़ेगा, इजॉटी। तो O
STU 20 21, तो ये 21 पता 21 दूनी 42, 42 में कम के 41 आ जाएगा, तो हमारा 41 यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर ए आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉजिक दोस्तों क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा 31, 41, ये 23 आ जाएगा, यहाँ 37 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में 11, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए वेरी गुड दोस्तों, बहुत बड़े कर रहे हैं आप लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। अब मैथ की क्लास शुरू होती है आप लोग की, मैथ का बैच स्टार्ट हो रहा है। मैथ का पेपर कैसा आता है, कैसा पेपर आएगा इस बार, जो आपका 1 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको सफलता मिलेगी, सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगी, सैलरी मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है। तो बस ख्वाबों को जिए और उसको पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो एक कॉलेज है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही पढ़ते हैं। तो एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है 4:5 है। तो जो कॉलेज है उसमें बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो रखा है 4:5 दिया गया। नए विद्यार्थियों का भी नामांकन हुआ। लड़कों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई, जो लड़के थे इनकी संख्या में 50% की वृद्धि हुई। तो पहले मैंने 100% थे, 100% में अगर 50% की वृद्धि होगी तो 150 हो गए। चलिए फिर लड़कियों की बात करेंगे। लड़कियों की संख्या में 60% की वृद्धि होती है। तो पहले लड़कियां 100% थी, पहले लड़कियां थी 100%, अब लड़कियां हो गई हैं 160% हो गई हैं। तो इन दोनों का नया अनुपात ज्ञात करना है, आइए देखते हैं। तो 4 × 150 अनुपात 5 × 160, 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये कट गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये कट गया। तो यहां पर आ जाएगा 3 एकम 3 और यहां आ जाएगा 4 एकम 4। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो आएगा 3:4 आ जाएगा। तो लड़कों और लड़कियों का जो नया अनुपात आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा। तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात आ जाएगा 3:4 आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको लगाइए। दोस्तों एक नाम सुना होगा आपने, बोर्ड मास का। बोर्ड मास का जो लोग नए हैं बिल्कुल बताएंगे क्या होता है। बोर्ड मास इसमें लगाएंगे। बोर्ड मास का मतलब आपका क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, बी का मतलब आपका क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में दोस्तों सबसे छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट, फिर ये वाला मंझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओ का मतलब का होता है, यानी कि ऑफ लगा होगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, पहले ऑफ लगाएंगे। डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब ऐड करना होता है और एस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है। तो ये है बोर्ड मास। बोर्ड मास को याद रखेंगे तो क्वेश्चन आप लोग का बहुत आसानी से लग जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये है क्वेश्चन। तो सबसे छोटा ब्रैकेट ये रखा पहले, ये है छोटा ब्रैकेट, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा। फिर छोटे ब्रैकेट में आ गए, पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, ये ऑफ हो गया तो लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई का 0.9 हो जाएगा इंटू 0.8 हो जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, 100 लिखा है, पॉइंट हटाया, नीचे हमारा 10 आ जाएगा, कट के 100 बच जाएगा, तो 8 ने 72 हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी की 72 आ गई। फिर इसको देखिए आप लोग, यहां से ये जो आपको दिया गया पहले डिवाइड करेंगे, तो 1.2 को डिवाइड करेंगे 0.2 से, पॉइंट में हटाएंगे, 2 6 12 6 आ जाएगा, तो इसका 6 आएगा और 6 7 42 हो जाएगा। तो यानी ये सॉल्व करने मेरा कितना आ गया, इसको सॉल्व करने मेरा 42 आ गया, 42 आ गया। ऐसी 5 चौक 20 आ गया और 3 दूनी 6 आ गया। तो मेरा यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर ये ब्रैकेट जो आपको दिया गया छोटा वाला 72 माइनस 42 प्लस का 20 है माइनस का 6 है। तो 72 42 का 30, 30 और 20 50 और 50 में 6 गया, 50 में 6 गया 44 बचेगा। तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, छोटे ब्रैकेट वैल्यू आ जाएगी 44 आ जाएगा, 44। फिर बाहर रखा डिवाइड बाई 10 प्लस का रखा 1.85, ये है आप लोग का बड़ा ब्रैकेट। चलिए तो पहले इसको सॉल्व करिए आप लोग। 44 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 4.4 आ जाएगा, प्लस में 1.85 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, तो 4.4 में 1.85 जोड़िए, 2 8 4 12, 4 1 5 1 6 है ना, ये 5 आ रहा है। तो हमारा कितना हमारा इसको जोड़ने में कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, इसका वर्गमूल क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 625 का भाई साहब वर्गमूल क्या होता है, हमें इसका अंडर रूट ज्ञात करना है। तो 6.25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाया 100 बढ़ाया, 625 25 का होता है, 100 10 का होता है, आंसर आ जाएगा 2.5 हमारा। तो आपका यहां से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 2.5 आ जाएगा। देखा,
जल्दबाजी में दोस्तों क्या करके आएंगे, जल्दबाजी में हम लोग क्वेश्चन सी लगा कर आएंगे और एग्जामिनर क्या करेगा, आपका नंबर काट लेगा, एक नंबर कम कर देगा और नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता ही होगा। तो भाई साहब आप लोग ध्यान दीजिए, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसलिए कहा था हमने, देखिए नहीं पढ़ा और आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, देखा ये गलती करते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम टाइम में अपने प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जितना ध्यान से पढ़ेंगे नंबर उतने ज़्यादा ही पेपर में लाकर आप लोग लाकर दिखाएंगे। तो इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए, 5,000 रुपए की धनराशि 50% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि पर 3 सालों में कितनी हो जाएगी। तो आपको धनराशि दे रखी है 5,000। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धनराशि मतलब पी का मान दे रखा है आपको 5,000 दे रखा है, पी का मान दे रखा है 5,000 दे रखा है, ओके। और ये 50% दे रखा है आप लोग, ये क्या है, ब्याज की दर है। आर दे रखा है आप लोग को 50% दे रखा है। समय समय दे रखा है आपको यहाँ पर 3 साल दे रखा है, 3 ईयर आपको टाइम दे रखा है। और आपको 3 सालों के बाद पैसा कितना हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ये निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए बराबर आपका क्या होता है, पी 1 + R/100 इसकी पावर टी। और आपको यहाँ से ए का मान ज्ञात करना है, क्या निकालना है, आपको यहां से ए का मान ज्ञात करना है। चलिए बताते हैं आपको। तो ए निकालना है, पी है 5,000, 1 + R है मेरा 50, नीचे लिखा है 100, समझ रखा है 3 सालों का। आइए देखते हैं कितना आ जाएगा। तो 5,000 ये मेरा देगा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2 1 3, ये 3/2 आ जाएगा, इसकी पावर 3 दे रखी है। तो यानी कितना हो जाएगा, 5,000 × 3 × 3 × 3, नीचे मेरा क्या जाएगा 2 × 2 × 2, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 16,875। तो आपका यहां से राइट आंसर कितना हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन, इसको लगाइए। प्रत्येक 5 रुपए मूल्य के राजस्व पर एक खुदरा विक्रेता 1 रुपए का आय प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 रुपए का यहां पर जो है प्राप्त करता है, प्राप्त होगा 1 रुपए का यहां पर लाभ प्राप्त करता है। मतलब 5 रुपए की चीज बेचेगा, जब 5 रुपए की चीज बेचता है तो उसको 1 रुपए का लाभ होता है। यानी एसपी दे रखा है 5 रुपया, 5 रुपया की चीज बेचता है तो लाभ कितना होता है, तो लाभ होता है उसको 1 रुपए का लाभ होता है, 1 रुपए का लाभ होता है। यानी हमारा सीपी कितना है, 5 में से 1 घटाएंगे तो सीपी मेरा 4 रुपए आ रहा है। तो लाभ कितना हो जाएगा, हमको निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, 1 रुपया लाभ हो रहा है, 4 रुपए की चीज है, हमको लाभ को प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो लाभ हो रहा है 25% का, हमको यहां पर जो है 25% का फायदा हो रहा है। तो आपको यहां पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 4800 रुपए है, तो कितना लाभ होगा। अगर कोई चीज 4800 की है तो उस पर कितने रुपए का लाभ होगा। यानी कि 4800 रुपए की चीज है, उस पर 25% का प्रॉफिट होगा। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमको प्रॉफिट होगा भाई साहब 1200 रुपए का। अगर 4800 की चीज है तो आपको 1200 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई टेंशन, सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए, x रुपए की धनराशि पर R% प्रतिवर्ष की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज 22 रुपए की धनराशि पर S% प्रतिवर्ष की दर से n वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। तो x/y का मान क्या होगा, ओके ना। तो दोस्तों आपको x/y का मान ज्ञात करना है। अभी जीके भी पढ़नी है तो 15 मिनट अभी क्लास और चलेगी आपकी, क्योंकि जीके भी है, अभी जीके का टेस्ट कराया करेंगे आप लोग को। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया, x रुपया है, R% ब्याज की दर है, m सालों के लिए, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट तैयार, बराबर है किसके 22 रुपए, S% की दर से n वर्षों के लिए अपॉन में 100। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको x/y की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये बाई मैं इधर ले आया और ये x और r और m ये इधर भेज दिया। तो मेरा x/y बराबर क्या हो जाएगा, s × n बराबर आर एम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ से NS और MR। तो ये होगा राइट आंसर हमारे यहाँ पर NS और MR, ये दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया। ओके तो दोस्तों इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा NS/MR आएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है।
NS/mr। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। प्लीज़ दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए, बाकी लोग कहाँ चले गए क्लास से। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों से कहा है अगर आप लोग क्लास में रेगुलर रहेंगे, सारी क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे, टाइम टेबल लाइफ टाइम में पहली बार आप लोग को प्रोवाइड कराया, वरना अब तक सब कुछ टेलीग्राम पर ही बताया जाता था। आप लोग जो है क्लास में नहीं आ पा रहे थे, मतलब मैं कभी भी किसी भी टाइम क्लास शुरू कर देता था, जिसमें आप लोगों में से कई सारे बच्चों को मालूम नहीं चल रहा कि सर किस टाइम आएंगे। ओके तो कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब हम आपको सेम टाइम पर मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मिलकर सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी मेहनत कर पाए, सब कुछ टाइम से प्रोवाइड कराएं और आप सबको सिलेक्शन दिलवा पाए। इसके लिए आप लोग सहयोग कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक क्रिकेट टीम 30 ओवर में 156 रन बनाती है। आपको दिया गया है कि 30 ओवर्स में कितने रन बनाती है? यहां पर 156 रन बनाती है। एक टीम है 30 ओवर में 156 रन बनाती है। ओके इसके बाद देखिए, इस टीम को 50 ओवर में 275 रन बनाने हैं। इस टीम को रिकॉर्ड बना कि 50 ओवर में 275 रन बनाने हैं। अब इस टीम को अगले 20 ओवर में प्रति ओवर कितने औसत रन बनाने की आवश्यकता है? आपको रन रेट याद करना है। तो 30 ओवर में इतना बना लिया है, टोटल 275 बनाना है। तो 275 बनाना है, जिसमें से बन चुका है 156। तो बचा कितना है आप लोग का? 15 में से 6 गया, 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5 4 9 बचेगा, 9 लिखा। 6 में 5 गया 1 बचेगा, 2 में गया 1 बचेगा। अभी 119 रन और बनाना है। कितने ओवर बचे हैं? 20 ओवर बचे हैं। तो 20 ओवरों का रन रेट ज्ञात करना है। 20 ओवर्स का हमको रन रेट निकालना है। मैच देखते हैं आप लोग। तो 119 रन बनाने हैं 20 ओवर में, यानी हर ओवर में कितने रन बनाने होंगे? 2 से काटते हैं इसको हम लोग। यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, ठीक है ना। 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। तो मेरा आ जाएगा हमारे यहाँ से 5.9.5/10। फाइनली मेरा आ जाएगा 5.95। तो रन रेट कितना होगा? ये मेरा रन रेट आ गया। मतलब एक ओवर में 5.95 के रेशियो से रन बनाने होंगे, तब हम जीत पाएंगे इस मैच को। तब हम बना पाएंगे 275 रन 50 ओवर में अपने बना पाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कल से IPL स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसको देखिए। एक सब्जी वाला है, सब्जी वाला 120 रुपए में 10 दर्जन आलू, 10 दर्जन आलू 120 रुपए में, 10 दर्जन आलू, तो डी लिख लेना। 10 दर्जन आलू 120 रुपए में, 50 रुपए में 5 दर्जन आलू। ध्यान दीजिएगा ऐसे, 5 दर्जन आलू 50 रुपए में, 30 रुपए में अन्य 5 दर्जन आलू खरीदता है, 5 दर्जन आलू और खरीदता है, 30 रुपए वाला खरीदता है, और इन सभी आलूओं को बेच देता है 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से आलू बेचता है। तो इसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है उन आलूओं पर, यह आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, अब समझिए दोस्तों। कुल मिलाकर आपको 10 5 15 5 20 दर्जन आलू आपके कितने रुपए के हो गए? तो आपको दिया गया 50 30 80 और 120, 200 रुपए के हो गए। दोस्तों 20 दर्जन आलू 200 रुपए के हो गए, यानी एक दर्जन की कीमत कितनी हो गई? एक दर्जन आलू हो जाएगा आपका, एक दर्जन आलू आपका हो जाएगा 10 रुपए का, क्योंकि 20 धाम 200, एक दर्जन आलू कितने का पड़ गया? एक दर्जन आलू हमको पड़ गया 10 रुपए का पड़ गया। अब हम आलू बेच रहे हैं 9 रुपए का बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? हम आलू बेच रहे हैं 9 रुपए का, तो डिस्काउंट जिस परसेंट पर दे रहे हैं वो परसेंट आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ध्यान से हर एक पॉइंट को आपको समझना है, सीखना है, एक एक चीज को देखना है। चलिए आपको बता दें, यहां से इस प्रकार आपका यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, आलू हमारा जो 10 रुपए का है, और हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 10% हो जाएगा। हमको निकालना था डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज, तो छूट 1 रुपए की दे रहे हैं, 10 रुपए की चीज है, हमें चेंज करना है परसेंटेज में, तो राइट हमारा कितना हो जाएगा? 10% होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई डाउट तो नहीं है? तो 10% वाले बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। एक अनुभवी बढ़ई ने एक कास्ट कार्य को 8 दिन में पूरा किया। युवा बढ़ई उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद युवा बढ़ई काम छोड़ देता है। अनुभवी बढ़ई शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहां पर आपको यह ज्ञात करना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो एक आपका एक्सपीरियंस वाला बढ़ई है, जो
एक्सपीरियंस वाला जो बढ़ई है ये 8 दिन में काम को कर लेता है। अच्छा ये एक्सपीरियंस वाला है, इसको नॉलेज ज़्यादा है। अच्छा नॉलेज अगर ज़्यादा है तो आपका 8 दिन में काम तमाम कर देता है। एक नया वाला है, युवा विद्यार्थी यंग वाला है, ये 12 दिन में करता है। तो 8 12 का सबसे पहले लेते हैं एलसीएम लेंगे। 8 12 का एलसीएम आ जाएगा 24। ये होता है टोटल वर्क होता है। 8 तियां 24, 12 दूनी 24। आगे पढ़िए। अब क्या होता ये है कि दोनों लोग मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। ये है दोनों लोग, ये दोनों लोग मिलकर, तो 3 और 2 5, एक दिन में 5 काम करते हैं। 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? 3 दिनों तक दोनों काम कर लेंगे, 5 या 15 काम कर लेंगे। तो 24 में से 15 काम हो जाएगा, 9 काम बचेगा शेष 9 काम बचेगा। अब ये कौन करेगा? ये करेगा अनुभवी, एक्सपीरियंस वाला। तो इसको कितने दिन लगेंगे? तो 9 काम जो बचा हुआ है कौन करेगा? एक्सपीरियंस ये करेगा, जिसकी क्षमता 3 है। तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा? 3 दिन का समय लगेगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर 3 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब बढ़ेंगे आगे, इसको देखिए। देखिए, हाँ बिल्कुल आप सही बताया। दोस्तों दिए गए डेटा की माध्यिका को ज्ञात कीजिए। अब आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? इसको आरोही क्रम में रखोगे। तो फर्स्ट स्टेप आरोही क्रम में रखिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले आपका 2 आ जाएगा, फिर 3 आ रहा है, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, सॉरी बीच में 4 भी आ रहा है आप लोग का, पहले 4 आएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर 6 आ रहा है, 6 आ गया, 7 है, 7 आ गया, 8 तो है नहीं, 9 है, 9 आ गया, फिर 11 है और 15 है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब हमें यहाँ पर क्या लेंगे? माध्यिका नहीं लेना, माध्यिका। तो दोस्तों 1 2 3 4, 4 इधर हो गए, 1 2 3 4, 4 इधर हो गए। तो बीच वाला जो बचता है यही आपकी माध्यिका होती है। तो बीच वाला जो आप लोग का बचता है ना, यही आप लोग की माध्यिका होती है। तो इस प्रकार आपकी जो माध्यिका होगी यहाँ से क्या हो जाएगी? माध्यिका होगा मध्यमान 6 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 6, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीडी का पेपर हम करवाएंगे 1:30 बजे, 1:30 पर आपको जीडी का पेपर सॉल्व करवाएंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन की। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, क्या होगा? जिसका व्यास 42 है। व्यास तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो 42/2 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अगर गोले का व्यास आपको दिया गया है तो त्रिज्या आपकी 21 हो जाएगी। तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले का आयतन हो जाता है, गोले का आयतन आपका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला हमारा 3D है, जिसकी त्रिज्या अगर आपको आर दे रखी है यहाँ से, तो इस गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है ना? तो आइए सॉल्व करते हैं। तो b बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 4/3, पाई का मान मेरा 22/7 होता है। आर दे रखा हमका पर 21, तो 21 इंटू 21 इंटू 21। अच्छा नीचे से 7 या 21 कट जाएगा, ये हमारा 21 कट गया। 22 दूनी 4 दूनी 88 इंटू 88, 21 इंटू 21 बचा। जरा इनको मल्टीप्लाई आप लोग करिए और बताइए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको यहाँ पर दिया गया 88 इंटू 21 इंटू 21। तो आपका फाइनली राइट आंसर हो जाएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का जो आपका आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा? गोले का आयतन आपका हो जाएगा 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ से बी आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसको देखिए। अब जीके का टेस्ट होगा। जीके के टेस्ट में हम पेपर वाले क्वेश्चन ही आप लोगों को करवा रहे हैं। तो टेस्ट में आज कोशिश करना है कि सभी प्रश्न आपके सही निकले। ओके ना? सभी प्रश्न आप लोग के सही निकले। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं अपने जीवन में, बिल्कुल कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आज ठान लीजिए कि जीके का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन को बोलते हैं राज्यसभा, और निचले सदन को बोलते हैं लोकसभा। लोकसभा जो निचली सदन है और राज्यसभा जो है आप लोग की ऊपरी सदन है। तो आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिए, टेस्ट है आपका। पीकॉक आइलैंड, जो मोर द्वीप आपका पीकॉक आइलैंड, इस मंदिर को किस रूप में जाना जाता है? पीकॉक आइलैंड मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? मयूर द्वीप, इसको बोलते हैं मयूर। ये मयूर मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। कहां पर है? ये है गुवाहाटी में है। मयूर मंदिर आप लोग का गुवाहाटी में स्थित है और इसे उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे जो है उमानंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। आवर्त सारणी में
ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व का नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला जैसे कि बोरान का बी है, कार्बन का सी है द्वारा किया जाता है? ऐसे कितने हैं? जैसे आपका बोरान हो गया, ठीक है ना, बोरान है, कार्बन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और एक आप लोगों का फास्फोरस भी है, सल्फर है, यूरेनियम है, वेनेडियम है, टंगस्टन है, और आपका इरिट्रियम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है दोस्तों टोटल। तो आवर्त सारणी में ऐसे 14 तत्व हैं जिनका केवल जो तत्व का जो प्रतीक जो सिंबल है, सिंबॉलिक फॉर्मेट में केवल एक वर्णमाला आती है। जैसे कि बी आ रहा है बोरान में, सी कार्बन में आ रहा है, फ्लोरीन में आ रहा है, हाइड्रोजन में आ रहा है, आयोडीन में आ रहा है, पोटेशियम में आ रहा है, ओके, आपका नाइट्रोजन में आ रहा है, ऑक्सीजन में आ रहा है, और फास्फोरस में पी आ रहा है, ये भी सिंगल है, ओके ना, सल्फर है, यूरेनियम है, और आपका वेनेडियम है, टंगस्टन है, और आप लोग का वाई से इरिट्रियम है। तो ये 14 होते हैं आप लोग के टोटल कुल मिलाकर। तो अगर आपका आंसर 14 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, याद रखिएगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। उस अभिनेता का नाम बताइए जिसे 2019 में ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा रामी मलिक। रात 8 बजे, दुनिया दिन में कराती है लेकिन हम कराएंगे रात में 8 बजे करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है 2019 का। तो आपके पेपर में 2021 की करंट अफेयर, एक साल तक की करंट अफेयर आपको पढ़नी है। तो ये क्लास आपको मिलेगी हमारे सेकंड चैनल, ओके ना, बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज से आपकी करंट स्टैटिक तैयार होगी रात 8 बजे वाली क्लास से, ये देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती? निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए आप लोग बताइए। बनास नदी राजस्थान के कुंभलगढ़ के पास निकलती है। बनास ये है राजस्थान में, ये समुद्र में नहीं बहती है, ओके। ये अरावली श्रेणी से होकर चंबल नदी में मिल जाती है। और गोदावरी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा खंबात की खाड़ी से अरब सागर में, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को, एक तो गोदावरी हो गई और गंगा हो गई दोस्तों। तो गोदावरी और गंगा ये तो आप लोग का हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा जो है आप लोग की ये गिरती है अरब सागर में गिरती है, ये आपकी अरब सागर में गिरती है। लेकिन बनास ये चंबल नदी में मिल जाती है। बनास जो आप लोग की है ये चंबल नदी में मिल जाती है। भूख तो हमें भी लगी है, लेकिन चलिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद खाइए पीजिए आप लोग और मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। किस आर्थिक सर्वेक्षण को पिंक इकोनॉमी सर्वे भी कहा जाता है? पिंक इकोनॉमी सर्वे भी कहा जाता है, इसको बताइए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए बी सी या फिर डी? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका इकोनॉमिक सर्वे 2017 एंड 18। तो अगर आपका आंसर यहां से ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी के द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया गया? गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन को समाप्त क्यों किया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चौरी चौरा कांड के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, जीडीपी क्या है? नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है, इसको बताना है। जीडीपी ए बी सी या फिर डी? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान होने वाले उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य सांकेतिक जीडीपी है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, ओके। तो एक तरीके से हमारा सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, हमारा अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको देखिए। यौगिक यट्रियम बेरियम कॉपर, यौगिक यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड YbCO, इसकी विशेषता क्या है? दोस्तों आप लोग बताइए हमारे यहाँ से YbCO की विशेषता क्या है? तो YbCO ये जो है आप लोग का एक उच्च तापमान वाला सुपर कंडक्टर होता है। ये जो है आप लोग का यहाँ से एक उच्च तापमान वाला सुपर कंडक्टर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। काली मिट्टी भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? काली मिट्टी, तो काली मिट्टी भारत के किस हिस्से में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में, मोस्टली ये मिलेगी आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में।
काली मिट्टी की अगर हम बात करेंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में ज़्यादातर जो है ये प्रायद्वीपीय पठारों में पाई जाती है। ज़्यादातर मोस्टली जो आप लोग को जो है पेनिसुलर प्लेटों में ही मिलेगी, प्रायद्वीपीय पठारों में मिलेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइन लेग, गली और मिड विकेट किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से, आपका क्रिकेट में आपका गली, मिड विकेट, फाइन लेग ये सब आपका क्रिकेट में होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तट मंदिर कहां पर स्थित है? भारत में तट मंदिर कहां पर स्थित है बताइए? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। शोर मंदिर इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट में सम्मुख है और यह एक संरचनात्मक मंदिर है जिसे ग्रेनाइट के ब्लॉक के साथ बनाया गया था। 8वीं शताब्दी में निर्मित है ये, और ये आपका यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, रोजगार, ब्याज और धन 1938 का सामान्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपको बताना है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करेंगे, ये दिया था जॉन मैनॉर्ड कीन्स ने।